नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निकेश और आप देख रहे हो डीप कोड डिकोड। आज का हमारा टॉपिक है पावर, इकोनॉमी एंड मिडिल क्लास ऑफ रियलिटी। जब हम बड़े देशों के नेताओं के इंटरव्यूज हम टीवी पे देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सब टीवी पे चल रहा है, इसका हमारे से क्या संबंध है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब भी कोई बड़े देश का नेता कोई भी डिसीजन लेता है तो उसका असर सिर्फ उसी देश पे नहीं होता बल्कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर भी होता है। सबके दाम बढ़ जाते हैं, कंपनियां खर्च कम करती है, नौकरियां अस्थिर रहती है और महंगाई बढ़ती है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है। आज हम ट्रम्प, रूस, चाइना इनकी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे पावर के बारे में कि वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सत्ता का खेल टीवी पे दिखने वाले भाषणों से कहीं ज्यादा गहरा होता है, जहां पैसा, डर और जानकारी इसको हथियार बना के यूज करते हैं। जब हमें ये खेल समझ में नहीं आते तब हमें खाली नतीजे भुगतने पड़ते हैं, कारण कभी दिखाई नहीं देते। आज का वीडियो किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने के लिए नहीं बना रहे, आज का वीडियो ये समझने के लिए लगा रहे बड़े देशों के नेता जब कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के ऊपर क्या असर गिरता है, यही हम सब बात करेंगे। चैप्टर 1, फेयर स्ट्रैटेजी। आज के जमाने में किसी देश को हराने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं गिरती, कभी कभी एक बयान भी काफी होता है। जब कोई बड़ा नेता टीवी पे आके खड़े होकर ये कहे कि हम सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं या फिर हम कड़े फैसले लेने वाले हैं, तो असल में हमला कभी नहीं होता, लेकिन डर उसी टाइम फैल जाता है और डर का असर सीधा बाजार पर पड़ता है। स्टॉक मार्केट गिरने लगता है, फॉरेन इन्वेस्टर पैसे निकाल लेते हैं, करेंसी वीक हो जाती है, कंपनीज अपने नए प्रोजेक्ट रोक देती है, कंपनी हायरिंग फ्रीज कर देती है, पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। यही असली साइकोलॉजी वेलफेयर है। डर में पड़ा हुआ देश जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, जल्दी ट्रेड डील करती है और इकोनॉमी कॉन्शियस होती है और कई बार अपने फायदे के खिलाफ समझौते करते हैं, क्योंकि डर में कोई भी लंबी प्लानिंग नहीं करता, सिर्फ नुकसान रोकने की कोशिश करता है। और जो नेता पहले डर पैदा करता है वही बाद में शर्तें रखता है। ये स्ट्रेटजी बार बार इस्तेमाल होती है जब कोई देश के बीच टेंशन बढ़ती है। सबसे पहला असर सेना पे नहीं पड़ता, मार्केट पे पड़ता है और मार्केट का असर सीधा आम आदमी के ऊपर गिरता है। जब कोई कंपनीज डर जाती है तो नए खर्चे रोक देती है, नए प्रोजेक्ट्स रोक देती है, न्यू जॉब रुक जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को निकाले जाते हैं। यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का झटका सीधा मिडिल क्लास के ऊपर गिरता है। लेकिन हम सब ये ऐसे देखते हैं कि जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लेकिन असल में ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का नतीजा होता है। डर का सबसे बड़ा एक और फायदा होता है कि मीडिया उसी इंटरव्यूज को बार बार एनालाइज करती है, हर न्यूज चैनल उसी के बारे में डिबेट करती रहती है, बाकी सारे मुद्दे पीछे हो जाते हैं और यही मुद्दे के ऊपर डिस्कस किया जाता है। जब पूरी दुनिया का ध्यान नेताजी के ऊपर ही रहता है तब सब पूरे देश रिएक्शन मोड में चले जाते हैं और रिएक्शन मोड में लिए गए फैसले स्ट्रेटेजिक नुकसान ही देते हैं। यही वजह है कि आज ग्लोबल पावर खाली सेना नहीं रही, नैरेटिव कंट्रोल से भी होती है। वही लोग नैरेटिव कंट्रोल करते हैं जो लोग पॉलिटिकल सत्ता में हैं। युद्ध अब खाली बॉर्डर पर नहीं होते, दिमाग में भी लड़े जाते हैं। चैप्टर 2, वॉर विदाउट वॉर। आज के जमाने में युद्ध का मतलब सेना भेजना नहीं होता, आज सबसे बड़ा खतरनाक हमला होता है इकोनॉमी पर। जब कोई देश दूसरे देश के ऊपर सैंक्शन लगाता है तो वो क्या टैंक नहीं भेजता, वो उस देश की सीधा सांस बंद कर देता है। सैंक्शन का मतलब होता है उस देश की इंटरनेशनल बैंकिंग को रोक देना, एक्सपोर्ट को रोक देना और फॉरेन इन्वेस्टर को मजबूर करना को वो उस देश से निकल जाए। यानी टेक्निकली तो वो देश फ्री है लेकिन पॉलिटिकली घुटने टेक देता है। इसका सीधा असर सरकार से ज्यादा आम आदमी के ऊपर गिरता है। दवाई महंगी हो जाती है, पेट्रोल गैस महंगे हो जाती है, फैक्ट्रीज बंद गिर जाती है, लोगों की नौकरियां चली जाती है, लेकिन लोग इसे युद्ध नहीं मानते, लोग उसे पॉलिटिकल डिसीजन कहते हैं। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि सैंक्शन पे सब लोग चुप रहते हैं और युद्ध में सब लोग सवाल पूछते हैं। ट्रम्प के समय चाइना पर भी
ट्रंप ने बहुत सारे टैरिफ लगाए। यहाँ से शुरू हुआ ट्रेड वॉर, यानी कि एक दूसरे देश के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाना। इसका असर खाली चाइना को ही नहीं गिरा, अमेरिका वालों को भी गिरा, क्योंकि एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई। उसके वजह से उनको कस्टमर को यही कॉस्ट ज्यादा गिननी पड़ी। यानी इकोनॉमिक वॉर के चक्कर में दोनों साइड के आम आदमी ही पीसते हैं। लेकिन ये सब इकोनॉमिक वॉर बड़े देश झेल सकते हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्री नहीं झेल सकती। इसके लिए सैंक्शन और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ये सबसे पावरफुल हथियार बन चुके हैं और इसका इस्तेमाल मिलिट्री अप्रूवल के बिना हो सकता है। यही वजह है कि आज ग्लोबल पावर का मतलब है बैंकिंग सेक्टर कंट्रोल करना, शिपिंग रूट्स कंट्रोल करना, एनर्जी सप्लाई कंट्रोल करना। अगर कोई देश स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर हो जाए तब वो इंटरनेशनल ट्रेड लगभग खो चुका रहता है। मतलब पैसा है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकता, और पैसे के बिना कोई भी इकोनॉमी नहीं चलती। इसी तरह देश को घुटने पे लाने के लिए हर वक्त बॉर्डर पे जाना जरूरी नहीं होता, बस इकोनॉमी चौक कर लो और सरकार खुद ब खुद नेगोशिएट करने के लिए आ जाएगा। और जब सरकार झुकती है तो उसकी कीमत जनता चुकाती है। टैक्स बढ़ते हैं, सब्सिडीज कम होती है, सोशल स्कीम कम हो जाती है और मिडिल क्लास का बोझ और बढ़ जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इकोनॉमिक अटैक का असर धीरे धीरे होता है। कोई ड्रामेटिक एक्सपोजर नहीं होता, कोई इमीडिएट डिस्ट्रक्शन नहीं होता, बस धीरे धीरे जीवन महंगा हो जाता है और नौकरियां कम होती जाती है और लोगों का भविष्य अनिश्चित हो जाता है। और लोग सोचते हैं कि इकोनॉमी ही खराब है, कि उन्हें ये पता नहीं कि इकोनॉमी नहीं, ये सब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का असर है। आज दुनिया में सबसे पावरफुल मिसाइल पॉलिसीज होती है। चैप्टर 3 इकोनॉमी एज अ वेपन। आज के जमाने में सबसे बड़ी ताकत सेना नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है पैसा। जिसके पास पैसा है वो रूल्स बनाता है और जिसके पास पैसा नहीं है वो रूल्स खाली फॉलो करता है। आज किसी भी देश को हराने के लिए सीमा पार जाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस उसके इकोनॉमी पे कंट्रोल करो, देश अपने आप झुक जाता है। पहला हथियार करेंसी कंट्रोल। जब किसी देश की करेंसी गिरती है सबसे पहला आम आदमी टूटता है। सैलरी वही रहती है लेकिन सब कुछ महंगा हो जाता है। खाना, किराया, पढ़ाई, मेडिकल सब महंगा हो जाता है। करेंसी गिरने का मतलब है इंटरनेशनल बाइंग पावर कम हो जाना। बड़े देश इंटरेस्ट रेट बदल देते हैं, फॉरेनर से इन्वेस्टमेंट निकाल दिए जाते हैं और छोटे देश की इकोनॉमी पूरी हिल जाती है। इसे कहते हैं साइलेंट इकोनॉमिक अटैक। कोई बम नहीं, कोई गन नहीं, फिर भी पूरा सिस्टम हिल जाता है। दूसरा हथियार है डेट ट्रैप। आज कई देश डेवलपमेंट के नाम के ऊपर भारी कर्जा लेते हैं। रोड, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, ये सब कुछ लोन से बनता है, लेकिन जब वो देश कर्जा नहीं चुका पाता तो उसे अपनी स्ट्रेटेजिक एसेट देनी पड़ती है। पोर्ट्स, लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर्स। देश टेक्निकली तो आजाद है लेकिन इकोनॉमिकली कंट्रोल होता है। ये हमला सेना से नहीं, बैंक के एग्रीमेंट से होता है। तीसरा हथियार एनर्जी कंट्रोल। आज पूरी दुनिया तेल और गैस पे चलती है। अगर एनर्जी महंगी हो गई तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा और फिर हर चीज महंगी हो जाएगी। इसीलिए ऑयल रूट्स, पाइपलाइंस, शिपिंग लेन्स, ये सब स्ट्रेटेजिक वेपन्स है। जिसके पास एनर्जी कंट्रोल है वो पूरे इकोनॉमी के ऊपर स्पेशल डाल सकती है। एक वॉर न्यूज तेल की कीमत बढ़ा देती है और लाखों लोगों का बजट बिगड़ जाता है। चौथा हथियार स्टॉक मार्केट पैनिक। मार्केट सिर्फ नंबर नहीं होता, मार्केट होता है कॉन्फिडेंस। अगर फॉरेन इन्वेस्टर को डर लग गया तो सब पैसे निकाल लिए जाते हैं, शेयर्स गिरते हैं, कंपनीज बैन करप्ट हो जाती है, जॉब्स चली जाती है और ये सब एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट से भी हो सकता है। मतलब वर्ड से अरबों डॉलर हिल जाते हैं और जब मार्केट गिरता है तो सरकार प्रेशर में आती है और जल्दी जल्दी में गलत फैसले लेती है। पांचवा हथियार है सप्लाई चेन कंट्रोल। आज कोई भी देश अपने आप में कंप्लीट नहीं है। रॉ मटेरियल कहीं और, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और सेल कहीं और। अगर सप्लाई चेन टूट गई तो प्रोडक्शन बंद और कंटेनर शिप्स रुक जाएंगी, तो फैक्ट्रीज रुक जाएंगी। फैक्ट्रीज रुक गई, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये सब बिना बंदूक का
युद्ध है। इस युद्ध में बंदूक नहीं है, लेकिन असर युद्ध जैसा ही है। असली सच ये है कि आज की दुनिया में कोई भी युद्ध जमीन पर नहीं होते हैं। युद्ध लड़े जाते हैं सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में, मीडिया सिस्टम में, एनर्जी सिस्टम में, पावर सिस्टम में, ट्रेड सिस्टम में। और ये सिस्टम को जो कंट्रोल करता है वही असली में पावर में होता है। इस पावर फाइट में गवर्नमेंट खेल खेलती है और कीमत आम आदमी चुकाता है। चैप्टर 4 माइंड कंट्रोल। आज दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि किसके पास कितना ज्यादा हथियार है, बल्कि ये है कि किसके पास लोगों की सोच कंट्रोल करने की ताकत है। तब आप ये सोचेंगे कि लोग क्या तय करेंगे। अगर लोग क्या तय करेंगे ये आपने सोच लिया तो फिर अपने को तय करने की जरूरत नहीं है। उसका पहला तरीका है ब्रेकिंग न्यूज कल्चर। आज कोई भी न्यूज नॉर्मल न्यूज नहीं रहती, हर वक्त ब्रेकिंग न्यूज ही चलती रहती है। ब्रेकिंग का मतलब है रिएक्ट करो। सोचने का टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि लोग हमेशा इमरजेंसी मोड में तैयार रहते हैं। वो लोग डिसीजन लॉजिक से नहीं, डर से लेते हैं। डर में आदमी अथॉरिटी पर ट्रस्ट करता है, कोई भी सवाल नहीं करता। इसके लिए बड़े क्राइसिस में सरकार के पास हमेशा ज्यादा पावर रहती है। दूसरा तरीका है नैरेटिव सेटिंग्स। मीडिया हमेशा यही डिसाइड करती है कि कौन से एंगल से स्टोरीज दिखाना है। एक ही घटना दो देशों में अलग अलग चलती रहती है, कोई साइड कोई विलन और कोई साइड कोई हीरो। लोगों को लगता है कि हम लोग खुद का ओपिनियन डिसाइड करेंगे, लेकिन वो दिए हुए फ्रेम में ही डिसाइड करते हैं। मीडिया कभी सच नहीं बताता, वो खाली पर्सपेक्टिव चेंज करता है, और पर्सपेक्टिव बदल गया तो जजमेंट बदल गया। तीसरा तरीका है रिपीटेशन इफेक्ट। अगर कोई बात बार बार दोहराई गई तो दिमाग उसे सच मानता है। साइकोलॉजी में इसे इल्यूजन ट्रूथ इफेक्ट कहते हैं। झूठ अगर रोज भी सुनते जाओ तो उसे हम फैमिलियर समझते हैं, और फैमिलियर चीज सेफ लगती है। इसीलिए स्लोगन, हैशटैग और हेडलाइंस को बार बार दिखाते हैं। चौथा तरीका है एल्गोरिदम कंट्रोल। आज लोग न्यूज नहीं देखते, फीड कंट्रोल करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, और ये डिसाइड करते हैं कि आपको क्या दिखाएंगे और क्या नहीं। अगर कोई कंटेंट आपको गुस्सा दिलाता है, इमोशनली ट्रिगर करता है, डराता है, तो एल्गोरिदम आपको बार बार वही चीजें दिखाती है और आप उसी बबल में फंस जाते हो, और उसे ये लगता है कि मैं जो सोचता हूँ वही लोग भी सोचते हैं, लेकिन असल में उसे एल्गोरिदम खाली उसी सोच का कंटेंट परोसता रहता है। छठा तरीका है इमोशनल हेडलाइंस। आज न्यूज फैक्ट से नहीं, इमोशन से बिकती है, जैसे कि फेयर, एंगर, प्राइड। क्योंकि इमोशनल आदमी वेरीफाई नहीं करता, खाली शेयर करता है। मीडिया को टीआरपी चाहिए, प्लेटफॉर्म को वॉच टाइम चाहिए, और इसका असर रिएक्शन से होता है। सातवां तरीका है इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। आज प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको जानकारी कम है, कि प्रॉब्लम ये है कि जानकारी इतनी ज्यादा है कि सामान्य आदमी झूठ और सही के बारे में फैसला कर ही नहीं सकता। कंफ्यूज्ड इंसान हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस जिसका रहता है उसी का साथ देता है, और उसे वो सही भी लगता है। इसीलिए कंफ्यूजन में पब्लिक ओपिनियन शेप होता है। असली खेल पावर अब बंदूक से नहीं, बिलीफ में है। जो ये तय करता है कि लोग क्या मानेंगे, वही तय करता है कि लोग क्या सहेंगे। और मिडिल क्लास इसका आसान टारगेट होता है। ना उसके पास टाइम है, ना उसके पास उतनी एनर्जी है, ना उसके पास कोई रिसोर्सेस है कि उस बात को वो वेरीफाई करे। बस वो सरवाइव करता रहता है। चैप्टर 5 ग्लोबल डिसीजन, लोकल डैमेज। हम अक्सर ये सोचते हैं कि सैंक्शन, युद्ध, ट्रेड वॉर, ये सब बड़ी बड़ी देश का खेल है, हमारे रोज के जीवन में इसका क्या लेना देना। लेकिन सच्चाई यही है कि ग्लोबल डिसीजन का सबसे गहरा इम्पैक्ट मिडिल क्लास के ऊपर ही होता है। नेता भाषण देता है, देश एग्रीमेंट साइन करता है, और उसी बात की कीमत हम चुकाते हैं, जैसे कि ग्रोसरीज बिल, पेट्रोल बिल, EMI, इस सब से गिनी जाती है। पहला असर रहता है इन्फ्लेशन।
जब देशों के बीच में ट्रेड रुकता है या टेंशन बढ़ती है तो सबसे पहला महंगा तेल, गैस और रॉ मटेरियल होता है। तेल महंगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा, सब महंगा, दूध, तेल, दही, स्कूल फीस, मेडिकल का खर्चा सब बढ़ता है, लेकिन सैलरी उसी स्पीड से नहीं बढ़ती। टेक्निकली आप वही काम करते रहते हो, लेकिन पॉलिटिकली आप हर महीने गरीब होते जाते हो। यही मिडिल क्लास का साइलेंट पनिशमेंट है। दूसरा असर जॉब अस्थिर होना। ग्लोबल कंपनीज के ऊपर जब प्रेशर आता है तो सबसे पहले वो कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर देती है, प्रोजेक्ट्स बंद कर देती है, हायरिंग फ्रीज कर देती है और लेऑफ चालू कर देती है। भारत जैसे देशों में कई इंडस्ट्री फॉरेन डिमांड के ऊपर डिपेंड्स करती है। आईटी, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग। अगर अमेरिका या यूरोप के देशों में रिसेशन चालू हो जाता है तो उसका असर सीधा अपने जॉब पर ही आता है। तुम सोचते हो कि मैं जॉब तो कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे अभी ये इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारी नौकरी सिर्फ तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी टिकी रहती है। तीसरा असर है गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज करती है। जब बाहर से इकोनॉमिक प्रेशर आ जाता है तब सरकार एडजस्टमेंट करती है, टैक्स बढ़ाती है, स्कीम्स घटाती है, सब्सिडीज कम करती है। सरकार के लिए ये तो सिर्फ इकोनॉमिकल डिसीजन है, लेकिन मिडिल क्लास को यही सर्वाइवल प्रॉब्लम है। ईएमआई वही, स्कूल फीस वही, लेकिन मेडिकल का खर्चा बढ़ जाता है और आम आदमी और ज्यादा जॉब में फंसा हुआ जाता है क्योंकि उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी रहती है। चौथा असर है सोशल पोलराइजेशन। जब लोग आर्थिक स्ट्रेस में होते हैं तो इमोशनली कमजोर हो जाते हैं। तब पॉलिटिक्स और मीडिया भावनात्मक मुद्दे उठाते हैं, देशभक्ति, धर्म, दुश्मन की कहानियां। लोग आपस में ही लड़ते हैं, सिस्टम पे कोई सवाल नहीं पूछता। जब जनता एक दूसरे के साथ लड़ती है तब बड़े बड़े इकोनॉमिकल डिसीजन, पॉलिसीज ये पास कर दिए जाते हैं। पांचवा असर है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। जब इकोनॉमी अनस्टेबल होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम आती है, स्टार्टअप बंद हो जाते हैं, इनोवेशन स्लो हो जाते हैं, न्यू जॉब पैदा ही नहीं होते। आज जो स्टूडेंट कॉलेज में है और जिस इकोनॉमी में एंटर करेगा वो इकोनॉमी कमजोर होगी। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ आज की नहीं है, आने वाले 10-15 साल की भी है। छठा असर ब्रेन ड्रेन। जब देश में अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है तो टैलेंटेड लोग बाहर जाने का सोचते हैं। स्टूडेंट फॉरेन यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल फॉरेनर जॉब्स। देश एजुकेशन के ऊपर खर्चा करता है लेकिन उसका फायदा दूसरे देश उठाते हैं, और जो लोग यही रहते हैं उनके ऊपर कंपटीशन और प्रेशर बिल्ड होता ही रहता है। वेजेस कम और स्ट्रेस ज्यादा। सबसे खतरनाक असर होपलेस माइंडसेट। ये सब हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाता है और ये बात पार्टली सच भी है, लेकिन जब लोग खुद को पावरलेस मानते हैं तो वो लोग बंद कर देते हैं। वो लोग सिर्फ वोट देते रहते हैं, कोई भी समझौता नहीं करते कि किसको देना चाहिए, क्या देना चाहिए। पार्टी वही रहती है, खाली चेहरे बदल जाते हैं और उसी का असर हम सब पर होता ही रहता है, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। फाइनल चैप्टर है सिस्टम नहीं बदलेगा, अपने को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। अब तक हमने ये देखा कि पावर कैसे काम करती है, इकोनॉमी कैसे वेपन बनती है, मीडिया कैसे सोच बनाती है और ग्लोबल डिसीजन लोकल्स को कैसे तोड़ती है। अब ये सवाल है ही नहीं कि सिस्टम कब बदलेगा, अब सवाल ये है कि सिस्टम जब तक बदलेगा नहीं तब तक मिडिल क्लास कैसे बचेगा। सिस्टम बदलने के लिए सैकड़ों साल लगते हैं, लेकिन ईएमआई फीस हर महीने आ जाते हैं। इसीलिए कड़वा सच यही है कि सिस्टम अपने लिए डिजाइन नहीं किया गया, तो हमें अपनी खुद की सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए बचाव सीखते हैं। पहला बचाव है इंफॉर्मेशन डाइट। आज सबसे बड़ा डेंजर बॉम्ब नहीं इंफॉर्मेशन है, डिस्ट्रैक्शन है। न्यूज, रील, शॉर्ट्स, ये सब दिमाग को उलझा हुआ रखते हैं लेकिन स्ट्रांग नहीं बनाते। जब आदमी लगातार डर और गुस्से में रहता है तो वो सेफ डिसीजन लेता है, और सेफ डिसीजन का मतलब है कि सेल्फ डिसीजन लो। सेल्फ डिसीजन आपको आपका बचाव करेगा। दूसरा बचाव है स्किल विद ओनरशिप। आज स्किल की कोई कमी नहीं है, कोडिंग, मार्केटिंग, सेल्स, सबको कुछ ना कुछ आता ही रहता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि स्किल की है, प्रॉब्लम ये है कि आपको ओनरशिप नहीं है। स्किल जब जॉब के लिए यूज होती है तो कंपनीज ग्रो करती है, आम आदमी नहीं। स्मार्ट सर्वाइवल का मतलब ये नहीं कि तुम तुरंत जॉब छोड़ दो,
जॉब तो करो ही, लेकिन साइड बाय साइड फ्रीलांसर का भी काम कर लो, जिससे आपको साइड बाय साइड दूसरी इनकम भी आती रहेगी। तीसरा बचाव है फाइनेंशियल शॉक ऑब्जर्वर। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दुश्मन है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आएंगे ही आएंगे। इसलिए असली फ्रीडम मोटिवेशन से नहीं बैकअप से आती है। कम से कम 6 महीने का सर्वाइवल मोड आप रख सकते हो। इतना फंड आप अपने बैंक में रखो ताकि अपने को डिसीजन लेने में आसानी होती रहेगी और थोड़े आप स्ट्रेस फ्री भी रहोगे अगर कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी आए या भी जॉब लॉस हो जाए। चौथा बचाव है नेटवर्क। स्मार्ट लोग क्राउड नहीं बनाते, खुद का सर्कल बनाते हैं। ऐसे लोग जिनसे सीख मिलती है, आइडियाज मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। मिडिल क्लास सोशली बिजी होता है लेकिन स्ट्रेटेजिकली अलोन होता है। जिस दिन आप सही लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दोगे उस दिन आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। पांचवा बचाव है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। सिस्टम हमेशा अपने को शॉर्ट टर्म सोचना सिखाती है, नेक्स्ट EMI, नेक्स्ट सैलरी, नेक्स्ट वीकेंड। लेकिन जो आदमी सिर्फ नेक्स्ट सोचता है वो कभी अपनी खुद की डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता। हर हफ्ते नहीं, हर महीने नहीं, हर एक साल ऐसा बड़ा सवाल पूछो कि जहां पर मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी रहेगी। और उस सवाल में अगर तुम्हें जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप गलत जगह पे मेहनत कर रहे हो, आपको डायरेक्शन चेंज की जरूरत है। ये वीडियो डराने के लिए नहीं, जानकारी के लिए है। तुम मिडिल क्लास हो और तुम्हें लगता है कि तुम फंसे हुए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब ये है कि सिस्टम तुम्हें खाली स्टेबिलिटी देती है, फ्रीडम नहीं देता। और स्टेबिलिटी धीरे धीरे ग्रोथ का दुश्मन बन जाती है। ये वीडियो कौन सी भी कंट्री के खिलाफ नहीं है और कौन से नेताओं के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो एक सामान्य इंसान को जानकारी के लिए है कि सिस्टम कैसे वर्क करता है। आप लोग यहाँ तक वीडियो देखते आ रहे हो, इसका मतलब है कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया है। तो ऐसे ही कंटेंट कंज्यूम करना रहेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, तो शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोज में।